Hello friends, welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 18, 2024 and the day is Friday. तो सबसे पहली न्यूज हम लोग हेडलाइन देखते हैं कि सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट का वैलिड है, ऐसा मेजॉरिटी रूलिंग की किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के जो वोटिंग होती है उससे इन्होंने अपहोल्ड किया है सिटीजनशिप के प्रोविजन में, जो कि माइग्रेंट्स को असम में एंटर करने को परमिशन देता है फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन एक कट ऑफ डेट को लेकर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अंदर बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपको देखें तो जो नवाज शरीफ है, कौन है नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। उन्होंने क्या बोला कि जयशंकर जी का जो विजिट था, कहाँ विजिट था, तो इनका विजिट था एससीओ में। वो बहुत ही अच्छी बिगिनिंग है और एक ओपनिंग है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एससीओ का जो मीट हुआ है कहाँ हुआ है, इस्लामाबाद में। और वहां पे कौन गए थे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए थे। ठीक है, एससीओ के बारे में बहुत अच्छे से हमने बात की थी, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और लेटेस्ट एंट्री आप लोगों ने पॉइंट आउट भी किया था कि बेलारूस है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये बता दूं कि एक और चीज इन्होंने बोली थी शहबाज शरीफ जी ने। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ कौन है, ब्रदर है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के। और ये लोग कौन सी पार्टी से है, तो पीएमएलएन पार्टी से हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आते तो और बेटर होता, बट ऑफ कोर्स कोई तो वे फॉरवर्ड है ना, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। थोड़ा सा एससीओ के बारे में कई बार रिवाइज हम कर चुके हैं, एससीओ के बारे में सब कुछ हो चुका है। आप लोग मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में एक रिवीजन के फॉर्म में बताएंगे एससीओ कब एस्टैब्लिश होता है, किस ईयर में एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, ये सारी कुछ, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी फॉर द हेडलाइन, इफ एज फार एज द हेडलाइंस आर कंसिडर्ड। उसके अलावा एक और चीज आप देख लिए, हमास के जो लीडर थे सिनवर, जिसने October 7 का अटैक करवाया था गाजा में, जिसकी वजह से आज इतनी ज्यादा चीजें जो है इस लेवल पे एस्केलेट हो गई है, उसकी भी किलिंग हो गई है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें थी। अब हम लोग डिटेल में अंदर देखते हैं न्यूज को। चलिए हम लोग देखते हैं न्यूज को अंदर। तो पहली न्यूज जो थी, आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, उसने एक कट ऑफ डेट सेट किया था। वो कट ऑफ डेट एकदम याद रखना, March 24, 1971। इस डेट के दिन, जिसने इस दिन या इसके बाद एंट्री ली है, दे विल बी कंसिडर्ड इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, रूलिंग हुई 4:1 के बेंच ने जो है मेजॉरिटी वर्डिक्ट दिया, जिसमें हमारे सीजेआई भी थे। कौन है सीजेआई, डीवाई चंद्रचूड़। उसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत थे, एमएम सुंदरेश थे, और दूसरे कौन, दूसरे मनोज मिश्रा। इन सब ने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। लेकिन एक डिसेंडिंग ओपिनियन था, क्योंकि वन अगेंस्ट थे। वो कौन थे, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जिनका कहना था कि अभी भी सीरियस प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, और इस वजह से जो मैकेनिज्म है जिससे 6A टेक प्लेस कर रहा है वो इनवैलिड है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी अभी के हिसाब से वो इनवैलिड हो जाता है। जब वो बना था 1955 के टाइम की बात है। वैसे तो ये एक्ट आया आपका कब है, 6A कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1985 में। तो 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो अभी 2024 हो रहे हैं। तो समय के साथ लॉज भी इवॉल्व होती हैं, तो उनके हिसाब से कंटेम्प्रेरी ये सही नहीं है। ओके, लूप होल्स हैं इसमें। तो अब थोड़ा सा 6A के बारे में बात करें। 6A कब इंट्रोड्यूस होता है, 1985 में। ठीक है, ये कब तब इंट्रोड्यूस होता है जब असम अकॉर्ड और सेंटर के बीच में एक जो है ना साइन होती है, असम अकॉर्ड और सेंटर के बीच में एक ट्रीटी सॉर्ट ऑफ साइन होती है। और जो क्लॉज 5 है असम अकॉर्ड का, वो स्टेट करता है कि January 1, 1966 सर्व करेगा बेस कट ऑफ डेट फॉर डिटेक्शन एंड डिलीशन ऑफ फॉरेनर, बट इट ऑल्सो कंटेन प्रोविजन फॉर जो रेगुलराइजेशन है उनका, जो अराइव करते हैं आफ्टर द डेट ऑफ March 24, 1971। यानी क्या आपकी डेट हो गई, January 1, 1966 से लेकर के कौन सी डेट हो गई, तो वो हो गई March 24, 1971। अब कोई भी इंसान इस पीरियड के बीच आ रहा है तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इलीगल इमिग्रेंट। कहां से, तो ईस्ट पाकिस्तान से। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, 1985 में आता है। अब नेक्स्ट चीज बताते हैं, जब भी किसी तरह के इस तरह की वर्डिक्ट चेक होती है ना, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एंगल से देखा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कहीं हानि तो नहीं पहुंच रही। तो यहाँ पे भी चेक किया गया, तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी है उसको ये वायलेट नहीं करता सेक्शन 6 से। ठीक है, और ना ही ये इन्फ्रिंज करता है कौन को, तो आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29, आर्टिकल 326 एंड आर्टिकल 355।
अब ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि किस किस करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ साइड बाय साइड में सारे आर्टिकल्स और वो किस चीज से डील करते हैं वो लिख देते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, है ना। आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, जब तक ये चीज आपने सुनी है तब तक आप अपने दिमाग में भी चेक कर लो आपको कितने आर्टिकल्स याद है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल कौन सी चीज कर रहा है, ठीक है। इसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं, कुछ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ओके। चलिए सब आर्टिकल एक एक करके देखते हैं। देखिए होता क्या है, आर्टिकल 6 और 7 जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है, उनके जो माइग्रेट किए पाकिस्तान से इंडिया। आर्टिकल 9 जो है वो उससे डील करता है अगर मान लो सिटीजनशिप जो है वो डिनाई हुई है किसी की, सिटीजनशिप डिनाई होती है किसी की जब वो वॉलंटरली एक्सेप्ट कर लेता है, क्या एक्सेप्ट कर लेता है, किसी फॉरेन सिटीजन स्टेट की सिटीजनशिप। मान लो कि मैं पाकिस्तान तो चलो हटाओ, दूसरा कोई बोलती हूँ। मान लो कि मैं चली जाती हूँ आप लोगों को अमेरिका फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने वॉलंटरली एक्सेप्ट किया अमेरिकन सिटीजनशिप, तो मैं इंडिया की सिटीजनशिप से डिनाई हो जाएगा, मुझे यहाँ नहीं सिटीजनशिप मिलेगा, ठीक। तो ये सारी कुछ चीजें हैं आर्टिकल 6, 7 और 9 की। आर्टिकल 326 और 355 देखो तो 326 किससे डील करता है, इलेक्शन से, कि कोई भी इलेक्शन होगा वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा। और आर्टिकल 355 इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 355 वो आर्टिकल है जो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और जहां तक आर्टिकल 14, 21 और 29 की बात की जाए तो दीज आर पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी से डील करता है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। आर्टिकल 29 जो है हमारा कल्चरल और एजुकेशनल राइट का पार्ट है, राइट। तो ये सारे कुछ राइट्स को चेक किया गया और देखा गया कि सेक्शन 6A जो है वो वायलेट नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक और चीज चेक की गई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, IEAA, इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट, ये 1950 में जो है वो इनैक्ट होता है। इस लॉ के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड हैं जो इंटरनेशनल लॉ से ली गई हैं। तो ये IEAA को भी नहीं वायलेट करा था और इतने सारे आर्टिकल्स को भी वायलेट नहीं करा, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी को नहीं वायलेट करा था। तब जाके जो है वर्डिक्ट देती है सुप्रीम कोर्ट और वो अपहेल्ड करती है इस प्रोविजन को। किस प्रोविजन को? 6A ऑफ व्हाट? 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसका कट ऑफ डेट याद रखना क्या है, मार्च 24, 1971, ठीक है। चलो इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि हमारी जो है वो करंट अफेयर की मैगजीन है जिसे आप रिवीजन कर सकते हो, तर्क से आप लोग बना ही रहे होगे, क्वेश्चंस कर ही रहे होगे, क्लासेस आ रही हैं रेगुलरली, उसको देखो, न्यूज़पेपर एनालिसिस से अपने कुछ पॉइंट्स जो है अवगत रहो कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ताकि हम लोग बनेंगे तो ऑफिसर पर एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना चाहिए हम लोगों को, कल को बात कर सको तो 4 लोगों के सामने बोल सको कि यस आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन माय कंट्री, मुझे पता है हमारे देश में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसीलिए न्यूज़पेपर पे थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि क्या चल रहा है, इसलिए एनालिसिस है आपका काम आसान करने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी पहले आपको बता दूं जो जस्टिस लेडी होती थी हमारे कोर्ट्स में, ठीक है, तो जो हम लोग बोलते थे न्याय की और कोर्ट्स के अंदर होती थी, पिक्चरों में भी दिखाता, तो वो ब्लाइंड फोल्डेड होती थी, उनका आंखें बंद होती थी और उनके पास एक स्वॉर्ड होता था। इसमें एक चेंज किया गया, मेजर चेंज है, ये न्यू जस्टिस लेडी आई है जो कि 6 फुट की स्टैचू है, लेडी जस्टिस बोल रहे हैं उनको। ये स्टैचू जो है वो लाइब्रेरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। ये व्हाइट अटायर में है, इनको गॉडेस ऑफ जस्टिस बोल रहे हैं। इनका ब्लाइंड फोल्ड हट चुका है और ना ही इनके पास अब कोई स्वॉर्ड है। अब इनके पास क्या है, तो इनके पास एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्लाइंड फोल्ड नहीं है और स्वॉर्ड भी नहीं है। ये 2 चीजें नहीं है जो हमें याद रखनी है। ये सब भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेजर चेंज है, हम लोग अपने कॉलोनियल टाइम से अभी ये मेजर चेंज लेकर आए हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये सिटीजनशिप वाला ही आर्टिकल में लेकर आई थी, इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ताकि एक लिंक बना रहे हमें। तो देखो जो इशू है, ये असम एजिटेशन हुआ था 1970s और 1980s के टाइम, ठीक है। तब किसकी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। तब क्या होता है, 1985 में राजीव गांधी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, राजीव गांधी सेंटर पे और ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन जो है वो एक अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं जिसमें कट ऑफ डेट डिसाइड होती है। और फिर सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट लाया जाता है 1985 में, जो इंसर्ट किया जाता है सेम स्टैट्यूट में जो ये अग्रीमेंट हुई थी उसके बाद, जिसमें बोला जाता है कि जो भी लोग असम में जनवरी 1, 1966 और मार्च 25, 1971 के बीच में आए हैं वो इंडियन सिटीजनशिप
सीख कर सकते हैं। सेक्शन 6A को कंटेस्ट किया गया किस ग्राउंड पे कि वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, किसके ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है और ये असम को अलग रखता है बाकी कंट्री से, ठीक है। लेकिन फिर इसी पे चेक होता है और ये भी बोला जाता है कि जो असम की इंडिजिनस कम्युनिटी है उनके कल्चर में अगर ईस्ट पाकिस्तान से लोग आते हैं तो कल्चरल डिस्टॉर्शन होता है ना, वो माइनॉरिटी सा फील करेंगे अपने कल्चर में। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट देखे और जैसा कि आपने देखा सारे इंपॉर्टेंट राइट्स को चेक किया गया और देखा गया कि वायलेट नहीं कर रहा है। तब इससे क्या निकल के आता है, इससे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है जो फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस जजमेंट ने क्या किया, उसको इंक्लूसिव बना दिया। उन्होंने बोला फ्रेटर्निटी जो है वो ब्रॉडर गोल्स सोशल जस्टिस का दिलाती है, तो उसको इंक्लूसिव करो। और ये जो है ये वाला सेक्शन जो है वो फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दे रहा है। एक नेशनल फ्रेटर्निटी होती है, एक यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी होती है। इंडिया नेशनल फ्रेटर्निटी को फॉलो करता है, ठीक है। और इसी वजह से ये वर्डिक्ट इंपॉर्टेंट मैसेज सेट करता है, ओके, फ्रेटर्निटी को लेकर के, ठीक है। कि ये जो डिबेट है कि सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट है वो फ्रेटर्निटी को कहाँ लेगा, तो इस फ्रेटर्निटी को ब्रॉडर एरियाज में लेकर जाता है ये जो जजमेंट आया, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इटली ने क्रिमिनलाइज कर दिया सरोगेसी सीख करना अब्रॉड में। तो देखो अभी ना इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, आप सबको पता ही होगा, मीम कल्चर से अगर अवगत होंगे तो वो फनी मीम आते हैं ना प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की। तो मेलोनी जी जो है वो खुद देखा जाए तो सबके ना एक व्यू पॉइंट होते हैं पॉलिटिशियंस के, राइट या लेफ्ट। तो जो राइट होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कि दे आर कंसिडर्ड वेरी कंजर्वेटिव, ओके। तो वो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट लेफ्टिस्ट के पीछे भी एक हिस्टोरिकल कहानी है जो कि हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से चली जा रही है, जब राइट और लेफ्ट में डिवीजन हुआ था। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं जॉर्जिया मेलोनी, और इटली वो क्या कहती है ना, कंजर्वेटिव होने की वजह से उन लोगों ने क्या किया है, सरोगेसी जो है वो इटली में बैन कर दिया है, ठीक है। तो जो सरोगेसी हो चाहे अडॉप्शन हो गे कपल के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो गे कपल होते हैं दे आर बायोलॉजिकली अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। तो इन केस में ये लोग सरोगेसी पे जाते थे या फिर अडॉप्शन करते थे, लेकिन इटली में ये इलीगल है। तो क्या कर रहे थे ये कपल्स जो है वो फॉरेन चले जा रहे थे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यूएस, और वहां जाके सरोगेसी सीख कर रहे थे। लेकिन इटली ने उसको क्रिमिनलाइज कर दिया कि तुम अगर अब्रॉड में भी जाके सरोगेसी सीख करोगे ना तो तुम जो है वो जेल में जाओगे, इट्स अ क्राइम। तो जो गे फादर्स है उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया है कि उनके कोई बच्चे हो सके, बिकॉज अपने कंट्री में तो अलाउड नहीं था, दूसरी कंट्री में भी अलाउड नहीं था, ठीक है। इसके लिए एक लॉ पास किया गया, इन्होंने लॉ पास किया गया, और ये किसके लिए इश्यूज करेगा, तो LGBTQ कम्युनिटी के लिए, ठीक है। LGBTQ+ भी आ चुका है क्योंकि ये कम्युनिटी एक्सपैंड कर रही है, ठीक। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जाने कि इस तरह का कोई लॉ पास हुआ है, क्रिमिनलाइज्ड है, कहाँ पे सरोगेसी इलीगल है, ये सब पता होना चाहिए, ओके। तो इसी बहाने थोड़ा इटली को भी देख लेते हैं। देखो इटली कहाँ है, एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ आपका मेडिटेरेनियन सी है। कल भी हमने इटली की बात की थी, तो हमने बात किया था इटली में इमिग्रेंट इशू बहुत ज्यादा है। इमिग्रेंट इशू क्यों बहुत ज्यादा, आप ये देखो, यहाँ आपका अफ्रीका है, राइट, और यहाँ आपका इटली है, ठीक है, और यहाँ बीच में मेडिटेरेनियन सी है, काफी क्लोज हो जाता है। आप यहाँ से देखो सिसिली वाले पार्ट में बहुत क्लोज हो जाता है अगर कोई इंसान पार कर ले ये वाला मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन। इस वजह से बहुत सारे इमिग्रेंट आ रहे हैं और इसलिए सिसिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए इमिग्रेंट इशूज इतनी ज्यादा। और अल्बानिया में इटली जो है वो डिपोर्ट कर रहा है अपने जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनको, स्पेशली मेल को, नॉन वल्नरेबल मेल। कल ही डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो ये देखो, ये मैं आपको ज्योग्राफिकली दिखाना चाहती थी। मेडिटेरेनियन सी का यहाँ पे वो सार्डिनिया दिख रहा होगा, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिसिली, सिसिली इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप देखो तो ये कैटनजारो इंपॉर्टेंट है, कैलेब्रिया एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाती है। इटली का कैपिटल रोम तो पता ही, और अंदर इसके वेटिकन सिटी है, ठीक है। वेटिकन सिटी सोचो, रोम इटली के अंदर है, खुद एक छोटी सी कंट्री है जो इटली के अंदर है, ओके। उसके अलावा आप देख लो कि पास में कौन कौन सी कंट्रीज है इटली के, तो लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, मोनाको, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ओके। और दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि यहाँ आपका फ्रांस का एक आइलैंड हो जाता है, तो यहाँ लिechtenstein भी है। आप देख लो कि यहाँ पे वेनिस है। वेनिस जो है ना ये बड़ा पॉपुलर एरिया हो जाता है फॉर टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, ठीक। तो ये सब कुछ याद रहना चाहिए। एक टिरेनियन सी आपको याद रखना है, एक एड्रिएटिक सी याद रखना है। आप देख सकते हो इटली के ईस्टर्न साइड पे एड्रिएटिक सी है, इटली के वेस्टर्न साइड पे टिरेनियन सी है। तो ये एग्जाम में कई एग्जाम में पूछ लेता है, तो यू शुड नो,
ठीक है। और जब नीचे जाते हैं इटली के तो आयोनियन सी है। तो देख लो 3 सीज इंपॉर्टेंट है जो इटली के पास है, टिरेनियन, एड्रिएटिक, आयोनियन। ओके, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने लगे हाथों इटली का मैप देख लिया। अब देखो एक नया क्लिक टू कैंसल लॉ लेकर आई है, कौन? तो यूएस की फेडरल ट्रेड कमीशन। फेडरल ट्रेड कमीशन क्या है? यूएस का एक कमीशन है जो क्लिक टू कैंसल लाया। देखो आपने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे, हम सब ने लिया, अमेजोन के सब्सक्रिप्शन हो गए या फिर बहुत सारे अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, फ्लिपकार्ट के, कुछ नेटफ्लिक्स के, इसके उसके। पर जब आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने जाते हो ना, बहुत ही बड़ा हैजल होता है ये। मतलब कई जगह ऐसा होता है कि आप लोगों को एक तो 100 स्टेप करवाएंगे कैंसिल करवाने के लिए, ये चेक करो, ये चेक करो, वो करो। कई बार बोलेंगे कि मैसेज करो हमारे पार्टनर को, बॉट से बात करना पड़ जाता है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आपसे जो है वो बोलेंगे कि तुमने इन पर्सन सब्सक्रिप्शन लिया था ना, अब आओ ऑफिस में कैंसिल करने के लिए। और कई बार क्या देखा गया ना, हमें पता भी नहीं, इनफैक्ट हम लोग सब गूगल के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, गूगल फोटोज के, इसके उसके, हमें पता भी नहीं होता और हमारे पैसे कटते रहते हैं ऑटो रिन्यूअल पे। और हमें क्यों नहीं पता होता? क्योंकि सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस इतना हार्ड होता है कि हम सोचते हैं कौन इसको कैंसिल करेगा भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इसी को क्लिक टू कैंसिल लेकर आई है रूल। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी कंपनीज ऐसी तरह की जो प्रोसेस है उसको एंडलेस हूप में चेंज कर देगी, ट्रिक और ट्रैप लाएगी ताकि लोग कैंसिल ही ना कर पाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उनको एक क्लिक टू कैंसिल की एक बार ऑप्शन दे दो, कैंसिल, फट से क्लिक करो और कैंसिल हो जाए। जैसे सब्सक्रिप्शन तुरंत करवा देते हो ना, वैसे कैंसिल भी तुरंत करवाओ। ठीक है, तो वोटिंग हुई एफटीसी में और 3:2 की वोटिंग के साथ इस रूल को अप्रूव कर दिया गया। ये नया रूल क्या बोलता है? ये नया रूल कंज्यूमर की लाइफ को इजी बनाना चाहता है ताकि उनके एनरोलमेंट तुरंत से कैंसिल हो जाए। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आए गए हैं। पहली चीज तो ये कि कंपनीज अब रिक्वायर नहीं कर सकती लोगों को कि वो किसी वर्चुअल रिप्रेजेंटेटिव से बात करो, साइन अप करो ताकि तुम्हारी कैंसिलेशन हो सके। उसके अलावा कंपनी चार्ज नहीं कर सकती एक्स्ट्रा आपसे फोन कैंसिलेशन की। और अगर आप उनको फोन करते हो या मैसेज करते हो नॉर्मल बिजनेस आवर में, तो उनको उठाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आपकी कैंसिलेशन की आखिरी डेट है, आप कॉल करते हो, वो उठाते नहीं अपने साइड से, तो वो सब लूप होल्स हैं, जानबूझ के नहीं उठाते और फिर बोलते हैं नहीं आपका तो नेक्स्ट सेशन चला गया, अब तो आपका कट करेंगे। तो उनको प्रॉम्प्टली उठाना पड़ेगा अगर ऑफिस आवर्स है। और अगर ये मैसेज नहीं उठाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते प्रॉम्प्टली, तो उन पर एक्शन होगा। उसके अलावा कई जगह जब सब्सक्रिप्शन ओरिजिनली ऑफर इन पर्सन ऑफर होता है तो कंपनीज ये नहीं कह सकते कि आप आओ इन पर्सन कैंसिल करने के लिए, ऑनलाइन कैंसिलेशन की प्रोविजन होनी चाहिए। तो ये किसके लिए अप्लाई होगा? तो ये प्रोविजन ऑलमोस्ट हर नेगेटिव ऑपरेशन प्रोग्राम्स किसी भी मीडिया पे उस पे अप्लाई होगा, ताकि जो भी प्री नोटिफिकेशन या कंटिन्यूटी प्लान देते हैं ना, ऑटोमेटिक रिन्यूअल का ऑप्शन देते हैं या बोलते हैं फ्री ट्रायल ऑफर ले लो हमसे, वो जो भी ऑनलाइन अपीयर होते हैं इन फोन या फिर पर्सन पे, ठीक है, उन पे सब पे ये एप्लीकेबल है, ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, ये एफटीसी डिफाइन करता है नेगेटिव ऑप्शन किसको, तो वो कंपनी जो अज्यूम करती है कस्टमर एक्सेप्ट कर ले सर्विस अनलेस दे स्पेसिफिकली रिजेक्टेड इट। मतलब तुमको कई जगह बोलेंगे कि हाँ ये सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तुमने उस सर्विस को मैं एक्सेप्ट कर, तो वो क्या मानेंगे कि आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो, उसको सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। तो वो सारी कंपनीज को बोलते हैं नेगेटिव ऑप्शन। ठीक है, जो क्या बोलते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कस्टमर ने रिजेक्ट नहीं किया है तो वो एक्सेप्ट ही कर रहा है। तो वो सारी कंपनीज के ऊपर ये एक तरह से ही है। और वैसी कंपनीज जो नहीं बोलते, और आप देखते होंगे कई जगह क्या बोलते हैं 1 वीक ट्रायल ले लो, फ्री ले लो 1 वीक ट्रायल। और जैसे आपका 1 वीक ट्रायल खत्म होता वैसे 1 वीक ट्रायल फ्री में नहीं मिलता है, वो सिर्फ बोलने को होता है कि आपको आप 700 पे करो, फ्री ट्रायल लो, नहीं पसंद आया आपको तो आप वापस कर दो। जैसे ही आपके 1 वीक का ओवर होता है ना पीरियड, तो वो आपको पैसे कट कर लेते हैं। और अगर उससे पहले आपने कैंसिल किया तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कैंसिल करने में ड्रामे करते हैं। तो इसी को लेकर ये लाया गया। ये रूल क्यों लाया गया? ये रूल इसलिए लाया गया ना क्योंकि 1973 में नेगेटिव ऑप्शन रूल लाई गई थी, जिसमें एजेंसी जो है मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी थी टू कॉम्बैट अनफेयर एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। डिसेप्टिव क्या? धोखे देने वाली प्रैक्टिसेस जो सब्सक्रिप्शन को लेकर या मेंबरशिप को लेकर या रिकरिंग पेमेंट को लेकर डिजिटल इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है। आजकल जो है बिजनेसेस तुरंत से ये सारी चीजें करवा रहे हैं। तो 2024 में बहुत कंप्लेन्स भी आई थी इनके पास। ठीक है, और कंप्लेन इस चीज की आई थी कि सब्सक्रिप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 42 से 70 तक बढ़ गए 2021 से 2024 में। तो ये सब्सक्रिप्शन इतनी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और अभी की इकोनॉमी में अगर ये सब्सक्रिप्शन प्राइसेस भी ग्रो करेंगे, आपको अगर पता ही नहीं चल रहा है कि आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया, आपको पता भी नहीं कि वो प्राइसेस ग्रो कर रही हैं, आपकी इकोनॉमी
के ऊपर हानि हो सकती है, तो इसी को लेकर के लाया गया। एफटीसी पहले बड़ी बड़ी कंपनीज के पीछे भी गया है, जैसे अडोबी, अमेजॉन, ब्रिगेड और प्लैनेट फिटनेस, ये सारे यही करते हैं, सब्सक्रिप्शन हार्ड टू कैंसिल कर देते हैं। इंडिया में अभी तक ऐसा कोई कंपेरेबल रेगुलेशन नहीं है, पर मेरे हिसाब से डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस को बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होता है इसी वजह से। ठीक है, तो ये सारी कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमें देखना था। स्पेशली आप ये आर्टिकल सेक्शन 6A और वाली चीज आपको एकदम से याद रखनी है। ठीक है, इसका कट ऑफ डेट तो एकदम दिमाग में हो ही जाना चाहिए। कट ऑफ डेट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, कट ऑफ डेट एकदम याद रखना है। और आपको इटली वाली चीज भी, क्रिमिनलाइजेशन चीज याद रखनी है। अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आता है कि इसमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच है, 1, 2 या 3, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, सिर्फ 1, सिर्फ 2 या सारे के सारे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, इसी बहाने आपके ज्योग्राफिकल रीजन्स भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसको आप लोग आंसर करना, और एट द सेम टाइम जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा उमलिंगला। उमलिंगला ही लिखा है आप लोगों ने, उमलिंगला इज द राइट आंसर, हाईएस्ट मोटरेबल पास, so which is a very correct answer, and keep reading. I'll meet you in the next session. Thank you.